नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन और इन 100 दिनों में कौन से ऐसे 100 काम किए हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में उद्योगपतियों को संबोधित किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में नरेंद्र मोदी ने सरकार के 100 दिन के काम का भी जिक्र किया। कहा कि जो कदम उठाए उसके अच्छे नतीजे अब दिखने लगे हैं। मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूं कि पिछले 100 दिन के मेरे कार्यकाल को अगर देखा जाए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नया था। इतने बड़े पद के लिए मैं उस प्रोसेस में पहले कभी रहा नहीं था। मैं एक छोटे राज्य से आया। इन सारी मर्यादाओं के बावजूद भी 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं मोदी सरकार ने 100 दिन में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिससे अच्छे दिन का दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी जनधन योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के 2 सदस्यों का बैंक में खाता खोला जाएगा। पहले ही दिन रिकॉर्ड 1.5 करोड़ खाते खोले। जनधन योजना के तहत मोदी सरकार ने कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट और खाते के साथ 1 लाख रुपए का बीमा मुफ्त देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बड़े फैसलों के लिए यूपीए सरकार में बनाई गई 62 GOMs यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और EGOM को भंग कर दिया है, ताकि फैसले लेने की रफ्तार बढ़ाई जा सके। मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए 5 वर्षीय योजना बनाने वाले प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का ऐलान किया है। अब इसकी जगह एक नया सिस्टम बनाने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। मोदी सरकार ने RTO को भी खत्म करने का फैसला किया है, जिसे भ्रष्टाचार का अड्डा माना जा रहा था। इसकी जगह अब DL, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जैसे कामों के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाने की योजना है। भूमि अधिग्रहण कानून के कुछ प्रावधान बदले जाएंगे। इसके मुताबिक अधिग्रहण के लिए गांव के 70% किसानों की जगह सिर्फ 50% किसानों की मंजूरी जरूरी होगी और सिर्फ जमीन मालिक के परिवार को ही प्रभावित माना जाएगा। मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए नेशनल डेटा लिटिगेशन ग्रिड बनेगा, जिसमें मुकदमों और जजों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे सुप्रीम कोर्ट के लिए निगरानी आसान हो जाएगी। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके तहत ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। बिना कागज की सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया है। हर सांसद साल 2016 तक हर साल एक गांव को आदर्श गांव बनाएगा। साल 2016 तक 795 आदर्श गांव और साल 2024 तक 6,360 आदर्श गांव बनेंगे। मोदी सरकार ने मंत्रियों, अफसरों को हर काम की समय सीमा तय करने और उसकी जानकारी पीएमओ को रिपोर्ट करने को कहा है। पीएमओ में पहली बार इंतजाम किया गया है कि सरकारी अफसर एक वेबसाइट के जरिए प्रधानमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। मोदी ने अफसरों को अपना मोबाइल नंबर देकर सीधे संपर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। मोदी सरकार ने MyGov नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, ताकि हर नागरिक को सरकार से सीधा जोड़ा जा सके। इस वेबसाइट पर नागरिक सफाई, सुरक्षा, मिड डे मील जैसी किसी भी योजना में शामिल हो सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। अब तक सरकारी वेबसाइट पर .in और .net जैसे डोमेन की जगह भारत सरकार ने .भारत नाम से भारतीय भाषाओं में एक्सटेंशन बनाया है। इससे 8 भाषाओं में सरकारी वेबसाइट को देखा जा सकता है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के तहत अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अपने निजी स्टाफ में रिश्तेदारों की भर्ती पर रोक लगा दी है। यही नहीं, मंत्रियों से नई सरकारी गाड़ियां भी न खरीदने का निर्देश दिया गया है। मोदी सरकार ने विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के परिवार की मदद के लिए भी ई-गवर्नेंस की मदद ली है। शवों को वापस लाने के लिए अब दिल्ली के दूतावास के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने बेरोजगार नौजवानों के लिए स्किल इंडिया मिशन का ऐलान किया है, ताकि उन्हें नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। सरकार NETAP नेट ऐप नाम की योजना में हर साल 2 लाख नौजवानों को ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाएगी। टीचरों की ट्रेनिंग के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक शिक्षा योजना शुरू की गई है। इसके तहत देश के शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा तकनीकों की जानकारी दी जाएगी।
टीचरों को देश और दुनिया में होने वाले बदलावों, रिसर्च से जोड़े रखने के लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय ई लाइब्रेरी बनाने जा रही है, ताकि उन्हें अपने ही स्कूलों में बैठे बैठे जानकारी मिल सके। मोदी सरकार ने देश में 5 और नए IIT और 5 नए IIM खोलने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए फिलहाल 500 करोड़ से काम शुरू किया जा रहा है। मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालयों को करियर एक्सचेंज में बदलने का ऐलान किया है। ये नए करियर एक्सचेंज अब बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन के साथ करियर काउंसलिंग का काम करेंगे। नई शिक्षा नीति बनाने के लिए पहली बार कानून, विज्ञान, समाजशास्त्र, आर्ट्स और मैनेजमेंट के छात्रों से नई नीति के लिए सलाह ली जाएगी। इसके लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 10,000 रुपए महीने के मानदेय पर छात्रों को इंटर्नशिप पर बुलाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने एक बड़े फैसले में अलग से चलने वाले डिस्टेंस एजुकेशन विभाग को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC में मिला दिया है। UGC अब देश भर के डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर को बंद करने जा रहा है। डिस्टेंस एजुकेशन की जगह मोदी सरकार ने नई योजना MOOCs यानी मैसिव ऑनलाइन एंड ओपन कोर्सेज का ऐलान किया है। MOOCs के तहत मुफ्त ई पाठशाला चलेगी, जिसमें 100 विषयों के पाठ्यक्रम और लेक्चर ऑनलाइन होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लंबे विवाद के बाद मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में ही मिलेगी। इसके दायरे में पहले दाखिला ले चुके छात्र भी आ गए हैं। IAS की परीक्षा में CSAT पेपर में अंग्रेजी का विरोध कर रहे छात्रों को मोदी सरकार ने राहत दी। अंग्रेजी के सवालों के 20 नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। साल 2011 की IAS परीक्षा में शामिल हो चुके छात्रों को दोबारा इम्तिहान देने का मौका भी देगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO से कहा है कि वो 35 साल से कम उम्र वाले युवा वैज्ञानिकों के लिए अलग से 5 प्रयोगशालाएं बनाएं, ताकि रक्षा अनुसंधान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। देश भर के 640 जिलों में 660 निर्भया सेंटर बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें रेप, यौन शोषण और घरेलू हिंसा की पीड़ित को फौरन कानूनी और स्वास्थ्य से जुड़ी मदद एक ही जगह पर मिल सके। रेप के नाबालिग आरोपियों के विवाद में कैबिनेट ने फैसला लिया है। 16 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग आरोपियों पर सामान्य अदालत में मुकदमा चले या फिर जुवेनाइल कोर्ट में, ये फैसला अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। संसद की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है। योजना का लोगो डिजाइन करने के लिए 50,000 की इनामी प्रतियोगिता रखी है, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 4 नए एम्स खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और 12 मेडिकल कॉलेजों में नए डिटेल सेवा भी शुरू होगी। मोदी सरकार ने देश के दूर दराज इलाकों में बेहतर इलाज की सुविधा के लिए ऑनलाइन टेली मेडिसिन पोर्टल की योजना शुरू की है। अब मरीज बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से चेकअप और इलाज करवा सकेंगे। टेलीमेडिसिन योजना के तहत दिल्ली के एम्स में अब लाइन लगाए बिना अपना नंबर ऑनलाइन लिया जा सकता है। मुंबई के केम हॉस्पिटल इसरो की मदद से टेलीमेडिसिन सेंटर शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार ने कालाबाजारी रोकने और महंगाई पर काबू पाने के लिए नेशनल फूड ग्रिड बनाने का फैसला किया है। इससे भारत की 3,600 मंडियों में माल और उसकी कीमत के रोज के आंकड़े ऑनलाइन मिलेंगे। महंगाई रोकने के लिए FCI के गोदामों से 10 लाख टन अनाज बाजार में उतारा गया है। 500 करोड़ के अलग फंड का इंतजाम भी बजट फंड में किया गया, जो इससे पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया था। प्याज की महंगाई घटाने के लिए मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा में बदलाव किया और प्याज को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया। एस्मा के उल्लंघन को गैर जमानती अपराध भी बनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने साल के हर महीने में एक रियायती सिलेंडर के हिसाब से साल भर में 12 सिलेंडर देने के यूपीए सरकार की योजना को आसान बनाया है। अब 12 रियायती सिलेंडर साल में कभी भी लिए जा सकेंगे। पंजाब से पश्चिम बंगाल के बीच एग्रीकल्चर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसे सड़कों और रेल से जोड़ा जाएगा। इससे खाने पीने की चीजें बिना खराब हुए कम खर्च में देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेंगी। मोदी सरकार ने टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। ATC के तहत अब 1 की जगह 1.5 लाख और सीनियर सिटीजन को अब 3 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा।
मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफओ के खाता धारकों को कम से कम 1,000 रुपए की पेंशन देने का ऐलान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ में अब तक अधिकतम 6,500 रुपए की तनख्वाह वाले कर्मचारी ही खाता खोल सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। मोदी सरकार ने कैलाश मानसरोवर और हज यात्रियों के लिए सर्विस टैक्स माफ कर दिया है। टूर ऑपरेटरों पर लगने वाला 12% सर्विस टैक्स अब हज कमेटियों और कुमाऊं मंडल विकास निगम को नहीं देना होगा। खेती के लिए किसानों को मोदी सरकार ने इस साल करीब 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का ऐलान किया है। समय पर कर्ज लौटाने वालों को ब्याज में 3% की राहत भी मिलेगी। किसानों की मदद के लिए गुजरात में लागू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अब पूरे देश में लागू की जा रही है। इससे किसानों को मिट्टी की जांच और उसे उपजाऊ बनाने में मुफ्त सरकारी मदद मिल पाएगी। किसान टेलीविजन चैनल शुरू किया जा रहा है। इस चैनल में तकनीक, बीज, सिंचाई और मौसम की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए से योजना शुरू करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश के हर गांव को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। ऐसा पहली बार है जब गांव के शहरीकरण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल प्लस अर्बन मिशन शुरू किया है, ताकि गांव को शहरों जैसी बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिल सके। साइबर ग्राम योजना भी बनाई गई है, जो 100 करोड़ रुपए से मदरसों में आधुनिक शिक्षा का इंतजाम करेगी। 100 मदरसों के छात्रों को ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम से भी जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने गांव से सीधा संपर्क के लिए 2.5 लाख स्थानीय निकायों जैसे पंचायत और ब्लॉक को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का ऐलान किया है, ताकि सरकारी स्कीमों को सीधा जनता से जोड़ा जा सके। नरेंद्र मोदी ने पहले बजट में बड़े शहरों में करीब 100 स्मार्ट शहर बनाने की योजना बनाई है। पीपीपी के तहत बनाए जाने वाले शहरों के लिए सरकार ने 70 अरब 60 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े शहरों में रिहायशी जमीन की किल्लत की समस्या से निपटने के लिए 500 उपनगर भी बनाने का ऐलान किया है। गरीबों को सस्ते घर देने की योजना भी बनाई गई है। मोदी सरकार की सरदार पटेल आवास योजना के तहत साल 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया गया है। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती के मौके पर देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। हर घर में टॉयलेट और साफ शहर बनाने की योजना है। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से हर स्कूल में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाने की योजना पेश की है। टीसीएस और भारती फाउंडेशन ने इसके लिए 200 करोड़ देने का वादा भी कर दिया है। निर्मल गंगा, अविरल गंगा के लिए मोदी सरकार ने गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाने के साथ 2037 करोड़ रुपए से नमामि गंगा योजना शुरू की है। घाटों के विकास के लिए 100 करोड़ अलग से दिए गए हैं। गंगा के आर्थिक इस्तेमाल की योजना भी है। गंगा में वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हुगली तक मालवाहक जहाज और मुसाफिरों के लिए बड़ी नावें चलाई जाएंगी। इसके लिए 45 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा कॉरिडोर बनेगा। विदेशी सैलानियों की तादाद बढ़ाने के लिए देश के 6 एयरपोर्ट्स पर पहली बार ई वीजा की सुविधा शुरू की जा रही है। देश में 5 बड़े टूरिस्ट सर्किट भी बनाए जाएंगे, जहां सैलानियों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। मोदी सरकार ने हृदय नाम से एक योजना शुरू की है। इसके तहत राष्ट्रीय विरासत वाले शहरों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलने के लिए 200 करोड़ रुपए से काम शुरू किया जा रहा है। पर्यटन के लिए मोदी सरकार ने प्रसाद नाम से भी योजना शुरू की है। मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, बेलनकणी और अजमेर जैसे धार्मिक शहरों का जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा। मोदी सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन का पहला सफल परीक्षण किया है। इसके बाद देश में 9 हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। भारत में भी जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। पहली ट्रेन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बुलेट ट्रेनों के लिए हीरक चतुर्भुज प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 6 कॉरिडोर का चयन भी कर लिया गया है। इस पर 3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। बढ़ते ट्रैफिक से निपटने के लिए मोदी ने नागपुर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में मेट्रो दौड़ाने की योजना है।
बिग टिकट इन्वेस्टमेंट यानी 21,000 करोड़ की रेल और स्टील प्लांट की वो योजनाएं जो वन और पर्यावरण के क्लियरेंस की वजह से अटकी हुई थी, उन्हें क्लियरेंस देने के लिए ऑनलाइन पर्यावरण क्लियरेंस योजना लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन पर सरकार को 24 घंटे में फैसला करना होगा। माइनिंग के लिए जमीन अधिग्रहण पर अब तक गांव वालों की मंजूरी जरूरी थी, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब माइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभा की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मोदी सरकार ने राजस्थान और गुजरात के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। कॉरिडोर में बिजली के लिए सोलर पावर पर जोर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद देश में कई कॉरिडोर बनेंगे। पंजाब में 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। सीमा से सटे इलाकों में बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए सोलर पावर प्लांट बनाने की भी तैयारी है। मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न सिर्फ न्योता दिया गया, बल्कि दूसरे दिन मोदी ने हैदराबाद हाउस में विवादित मुद्दों पर सीधी बातचीत भी की। भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल मानते हुए मोदी सरकार ने दोनों देशों के बीच 25 अगस्त को होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया है। 17 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश नेपाल का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 600 करोड़ का सहायता पैकेज दिया और तरक्की के जरिए फिर से नजदीक लाने की कोशिश की। मोदी ने सावन के आखिरी सोमवार को नेपाल के राष्ट्र देवता पशुपतिनाथ के दर्शन किए। मंदिर में धर्मशाला बनाने के लिए 25 करोड़ की मदद भी दी। इससे 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले नेपाल के दिल में जगह बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में कैलाश मानसरोवर के लिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से होकर जाने वाले नए और छोटे रास्ते को खोलने की पेशकश की। मोदी खुद कठिन माने जाने वाले पिथौरागढ़ के रास्ते से कैलाश यात्रा पर जा चुके हैं। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में मोदी ब्रिक्स बैंक को भारत में बनवाने का एजेंडा लेकर गए थे। बैंक बनाने के लिए चीन के शंघाई शहर को चुना गया है, लेकिन मोदी ने ब्रिक्स बैंक का मुखिया किसी भारतीय को बनाने की मंजूरी हासिल कर ली है। भूटान के साथ भी नए करार किए गए, जिसमें सबसे अहम है 600 मेगावाट का कोलुंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो दोनों देशों का साझा प्रोजेक्ट होगा और दोनों देशों को बिजली मिलेगी। भारत चीन की सीमा पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीनी सीमा पर सड़क और पुल की योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। मोदी सरकार सीमा पर रिहायशी बस्तियां भी बसाने की तैयारी। मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर भी विदेशों से संबंध सुधारने शुरू किए हैं। भारतीय रेल भी अब विदेशी पैसे पर दौड़ेगी। रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट में अब 100% तक सीधा विदेशी निवेश किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में भी सीधे विदेशी निवेश के दरवाजे खोले गए हैं। अब विदेशी निवेशक रक्षा क्षेत्र के चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में 49% तक निवेश कर सकते हैं। मोदी सरकार ने बीमा सेक्टर में सीधे विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% करने का फैसला किया है, लेकिन बिल को संसद की मंजूरी का इंतजार है। मोदी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विदेशों में जमा काले धन को भारत लाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस एमपी शाह कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अरसे से अटकी नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है। अब नर्मदा डैम की ऊंचाई 122 मीटर से 17 मीटर बढ़ाकर 138 मीटर हो जाएगी। मोदी सरकार ने तमिलनाडु केरल से गुजरने वाली पेरियार नदी पर बने मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इसे 136 फुट से 6 फुट बढ़ाकर 142 फुट कर दिया जाएगा। मोदी सरकार में जजों की नियुक्ति के लिए चले आ रहे कोलेजियम सिस्टम की जगह 6 सदस्यों वाला न्यायिक आयोग लेगा। लोकसभा में पारित हुए बिल के मुताबिक न्यायिक आयोग में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, कानून मंत्री और 2 ऐसे शख्स होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। मोदी सरकार ने श्रीलंका के बीच छोटा और वैकल्पिक समुद्री रास्ता के लिए राम सेतु को न तोड़ने का फैसला किया है। राम सेतु को हिंदू भगवान राम से जोड़कर देखते हैं। मोदी सरकार ने पहली बार फैसला किया है कि महिलाओं को सेना में एविएशन, मेडिकल, सिग्नल और इंजीनियरिंग विभागों में यूनिट हेड बनने का मौका मिलेगा। सरकार साल 2015-16 में कमीशन होने वाली महिलाओं को ये हक दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अब अपने दस्तावेज को अटेस्ट करने के लिए
गजेटेड ऑफिसर्स या नोटरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आप सिर्फ अपने हस्ताक्षर से ही अपने दस्तावेज सत्यापित कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए एफएम चैनलों के लाइसेंस की नीलामी के साथ ऐलान किया है कि एफएम चैनलों पर अब से खबरें भी प्रसारित की जा सकेंगी। श्रम कानून में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने, ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 75 घंटे करने, छोटे कारखानों में 10 के बजाय 40 कर्मचारी रखने जैसे अहम बदलाव किए जा रहे हैं। बिल अगले सत्र में पेश होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाली आधार योजना को अब बोनाफाइड सिटीजन का डेटा बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये डेटा गृह मंत्रालय राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने में इस्तेमाल करेगा ताकि सरकार की स्कीम उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो बनाई गई है। मोदी सरकार ने बुनकर की मदद के लिए फ्लिपकार्ट से हाथ मिलाया है। फ्लिपकार्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वाराणसी के बुनकरों को ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग वेबसाइट पर अपना माल बेचने के लिए ट्रेनिंग भी देगी और बदले में 4% का मामूली कमीशन लेगी। मोदी सरकार ने राजधानी और शताब्दी जैसी वीआईपी ट्रेनों में खाने की सुविधा में बड़ा सुधार किया है। देश के चारों कोनों का खाना मेन्यू में होगा और ब्रांडेड फूड भी मिलेगा। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी ने करगिल में 44 मेगावाट की चुटक परियोजना और लेह में 45 मेगावाट की निमो बाजगोव जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। मोदी ने जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में झारखंड के सबसे बड़े पावर ग्रिड की शुरुआत की है। 765 किलोवाट की इस परियोजना के जरिए पहली बार 392 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन से देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने बंदरगाहों के विकास के लिए नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर 4,000 करोड़ का SEZ योजना की शुरुआत की है। इस आर्थिक क्षेत्र के विकास से करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अरुण प्रभा नाम से एक और चैनल भी खोला जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ की योजना बनाई है ताकि घाटी से विस्थापित हो चुके कश्मीरी पंडितों को घर और रोजगार के मौके दिए जा सके। मोदी सरकार ने समुद्र तट के शहरों को एक साथ जोड़ने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पेश किया है। इन शहरों को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए अलग से पैसा खर्च करेगी सरकार। मोदी सरकार ने नक्सलियों और उग्रवादियों से जूझ रहे 10 राज्यों के लिए BSNL को 3,216 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है ताकि उग्रवादियों से लड़ने वाले सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों की मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारा जा सके। देश की सुरक्षा में कुर्बानी देने वाले सैनिकों के सम्मान में 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने की योजना पेश की गई, जिससे देश के नौजवानों को प्रेरणा मिल सके। इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भी बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना के लिए 200 करोड़ का बजट जारी किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। मोदी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालयों को करियर एक्सचेंज में बदलने का ऐलान किया है। ये नए करियर एक्सचेंज अब बेरोजगारों के रजिस्ट्रेशन के साथ करियर काउंसलिंग का काम करेंगे।